ये ब्लैकमेल करना चाहते, हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर एनआरओ ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। तो अपनी बात का पता है, हमें अपनी बात का पता है। हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में हैं और इंशाल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। जेके साहब की जो अली जफर साहब ने रिपोर्ट बनाई है, हम उसको तन मन धन के साथ कबूल करेंगे। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत के इकोनॉमिक ग्रोथ के दावों पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने सवालात कई जो हैं वो उठा दिए हैं और हुकूमती दावों को झूठ करार दिया है। आलमी इदारों समेत खुद हुकूमत की ग्रोथ की प्रोजेक्शन जो थी वो 2.1% की थी, लेकिन अब ग्रोथ प्रोजेक्शन 3.94 से 4% की जा रही है। क्या हुकूमती दावे दुरुस्त साबित होंगे? ग्रोथ के दावे अब जो भी हो, महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में जो है वो आ रहा है। माजी में ये होता था कि रमज़ान के बाद अमूमन महंगाई में कमी आती थी, लेकिन हालिया जारी होने वाले PBS के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक महंगाई पिछले हफ्ते की निस्बत 0.82% बढ़ गई है। एक तरफ दावे हैं कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन फिर भी महंगाई में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या माशी बेहतरी के हुकूमती दावे एहतसाब के मंतरा की तरह ही खोखले जो हैं वो नहीं निकलेंगे? खोखले तो नहीं निकलेंगे, ये अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ PMLN से कुछ ही देर में माइज़ा हमीद साहिबा जो हैं वो ज्वाइन करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माफ़ कीजिएगा, अब्बास साहब से शुरू करती हूँ। अब्बास साहब, अब जो ये ग्रोथ की जो ये प्रोजेक्शन आई है 3.94%, ग्रेट, चले हम उस पर नहीं जाते कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने लोग इसको किस तरह जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत फिगर्स हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इतनी अच्छी ग्रोथ जा रही है, आम आदमी को इसमें क्या मिला है? क्योंकि बिजली आपने महंगी कर दी, गैस महंगी हो गई, महंगाई अगर पिछले साल की निस्बत देखें तो 17% महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है? 16% से ऊपर जो है वो इस वक्त फूड इन्फ्लेशन जा रही है। पिछले हफ्ते का हमने बताया किस तरह महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो मुझे बताएं, इन सारी चीज़ों से आम आए आदमी को क्या फ़ायदा हुआ है? उसकी ज़िंदगी पे क्या असर आया है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतने सवाल कर दिए हैं कि यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस बात का जवाब दूं और किसका छोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग होती हैं। सबसे पहले अगर एक सवाल आपका ग्रोथ का, कि ग्रोथ का इंसानी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब रोज़गार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कारोबारी हजम होगा, ज़्यादा आमदनी बनेगी और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, लिहाजा इनकम्स बढ़ेंगी, जो आपका ओवरऑल एक आपका मेयार ज़िंदगी को बेहतर करेगा। ये तो एक बात है। पिछले 2 सालों में चूँकि कोरोना था, आधा साल मईशत बंद रहती थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, बिजनेसेस बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, स्कूल्स बंद थे, शादी हॉल्स बंद थे। लिहाजा ये रोना पिटना जो था, ये इसकी वजह हुकूमत नहीं थी, वो वबा थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत नीचे आ गई थी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे आती है तो उसमें हुकूमत के जो महासिल हैं, जो टैक्स रेवेन्यू है, वो भी कम हो जाते हैं। जब एक स्कूल चलेगा, फीस आएगी तो उस पर टैक्स आएगा। एक शादी हॉल चलेगा, उस पर जब वो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो उससे वो रोज़गार भी आएगा, उससे वो तनख्वाह भी जाएगी उससे। तो ये एक चीज़ थी जिसको हमारी ऑपोजिशन ने एक वावेला बनाया हुआ था। अच्छा। अब चूँकि एक तो कोरोना था, ऊपर से बेपनाह यानी एक बहुत ही लामुतनाई किस्म के खसारे थे, तो पहले 2 साल में इकोनॉमिक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की गई और साथ साथ कोरोना भी था और साथ साथ आपको पता है बिलियंस ऑफ रुपीस हमने इमदाद में भी दिए और एक स्टिमुलस पैकेज भी दिया। ये सारी चीज़ें बज़ाहिर जो है आपका उसका एक इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन इससे आपके जो इशारिये हैं, जो आपके इंडिसेस हैं इकोनॉमिक, वो इफेक्ट होते हैं। लिहाजा आज अगर हम 4% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 3.94 की बात कर रहे हैं, तो ये उस हालात में बहुत बड़ी खबर है कि जब दुनिया की मईशतें तबाह हुई हुई हैं तो पाकिस्तान उठ रहा है।
اور ساتھ ساتھ یہ خالی اس طرح کا گروتھ نہیں ہے، ساتھ ساتھ خسارے جو $19.5 ارب کا تھا وہ بھی اب سرپلس آ گیا. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوگی. اب ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھے گی، اس کے ساتھ ہی جو آپ کا جو پرائمری سیکٹر ہے، جو را مٹیریل دے رہا ہے، جو ٹرانسپورٹ دے رہا ہے، جو بینکس ان کو فائنینس کر رہے ہیں، یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی ریوائیو ہوگی. تو اب یہ ایک چیز ہے. اب چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری باتیں اکٹھی ہیں، مہنگائی ایک ٹوٹلی الگ ٹاپک ہے. جب گروتھ آئے گی، بزنس کا اکانومی اوور ہیٹنگ آئے گی ہوگی، اس میں مہنگائی آتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، جو لوگوں کو روزگار ملتا ہے، منافع ہوتا ہے، لوگ جا کے چیزیں خریدتے ہیں، اس سے مہنگائی آتی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو پہلے مہنگائی کی وجہ تھی وہ تو بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھی اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 4-5 مہینوں سے بدستور کرنسی ہماری مضبوط ہو رہی ہے. اس سے انفلیشن جو مہنگائی کا دباؤ ہے وہ کم ہے، کم ہو رہا ہے اور کم ہوگا. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے اچھی خبر کیا ہے، خسارے ختم ہو گئے. اچھی خبر کیا ہے، گروتھ ہونا شروع ہوگی. اچھی خبر کیا ہے، ترقی ہونا شروع ہوگی. اچھی خبر کیا ہے، روزگار ملے گا. ہاں بری خبر یہ ہے کہ مہنگائی ابھی بھی ایک خاص حد تک رہے گی، جس کے لیے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے. لیکن آپ نے دونوں ایول میں سے ایک چوز کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بے روزگاری کو کم کریں گے تو آپ کو مہنگائی تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا شیلا رضا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں اور ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ بھائی صاحب نے کہا کہ جب آپ کی گروتھ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ مہنگائی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو مجھے پھر یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ گروتھ جس وقت نہیں ہو رہی تھی PMLN سے کمپیئر کر کے اگر کیا جائے، پچھلے سالوں سے کمپیئر کیا جائے، تو پھر مہنگائی تو عباس صاحب کے ٹائم میں جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی ایز کمپیئر ٹو جو PMLN کا دور تھا. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے جی چلیں ڈی ویلیویشن تھی. اچھا ڈی ویلیو میں نے بتائی، میں کیا آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. جی سر، تو معذرت کے ساتھ اب تو ڈالر جو ہے بقول حکومت کے اب تو ڈالر اوپر جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں. وبا کا بھائی صاحب نے کہا کہ وبا کی وجہ سے تمام دنیا کی اکانومی بند پڑی تھی، بالکل صحیح ہے، بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ آ رہی تھیں. پھر بھی پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ 17% مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پچھلے ہفتے کی کمپیریزن میں 8.2% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو عام آدمی کی جو زندگی کا سٹینڈرڈ ہے یا اس کی تنخواہ ہے وہ بڑھ نہیں رہی، لیکن اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن عباس صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. میں زیادہ سمجھتی نہیں ہوں. شیلا صاحبہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ذرا مجھے بھی اور عوام کو بھی سمجھا دیجیے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. جب کووڈ نہیں آیا تھا لاسٹ ایئر تو 1.9 جو ہے وہ GDP تھی، ٹھیک ہے، اور 7 مارچ کا جو اخبار تھا اس میں 3.75% جو تھی وہ ایکسپورٹ تھی. پھر کووڈ آ گیا، ٹھیک ہے، کووڈ میں یہ نیگیٹو پہ چلے گئے. چلیں 1.9 پہ آنا تو جرم ہے نا اگر نیگیٹو پہ چلے گئے کووڈ کی وجہ سے. پھر یہ مجھے ابھی صبح سے یہ لمبی لمبی کہانیاں اخبار میں چھپی ہوئی ہیں. کبھی حماد اظہر، اس سے پہلے فروخ حبیب گلا خشک کر کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حالات بہت اچھے ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے. صرف تم لوگ بے وقوف ہو جو اخبار میں یہ ہیڈنگ تو پڑھ رہے ہو کہ معاشی ترقی 3.94% پہ آ گئی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن یہ جو نیچے ایک خبر ہے اس کو ہرگز نہیں پڑھنا کہ مہنگائی میں 0.82% اضافہ ہوا. 25 اشیاء مہنگی ہوئی. کون کون سی؟ اب آپ وہ اشیاء سن لیں. آٹا، انڈے، لہسن، پیاز، چینی، دالیں، تازہ دودھ، مٹن، بیف، گھی، گڑ، چاول، چائے کی پتی اور چکن. کیا میں دیوار کھاؤں یا سیمنٹ کھاؤں؟ یا جو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ انڈسٹریز جو ہے وہ یوں وہ کر رہے ہیں یہ کپڑا کھا جاؤں میں، تو مجھے یہ بتایا جائے. تو یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں بالکل. اور اس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے کافی دفعہ یہ کہا کہ ملک میں جو بھی پالیسیز بنائی گئیں اس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. پھر یہ بات بھی آئی کہ ملک سے مڈل کلاس
ختم ہو گئی اور مڈل کلاس جو ہے وہ لوور مڈل میں چلی گئی اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی ساری انہوں نے ترقی بتائی ہے کہ یہ ہو گئی ہے تو اس سے کتنے روزگار کے دروازے کھلے, کتنے لوگوں کو انہوں نے روزگار دیا, کتنے گھر بنا کے لوگوں کو فری ہینڈ اوور کیے جو کہ یہ دے رہے تھے. تو یہ مجھے پتا چلے گا, یہ مجھے اگر مجھے آٹا, چینی, گھی, دودھ, انڈے, مکھن, چلے مکھن بھی ایک اضافی چیز ہے, لیکن گڑ اور یہ سب اس طرح سے مہنگے ہو جائیں گے کہ اخبار میں خبر لگی ہوگی, تو میں کیا کہوں گی ان سے کہ آپ کو آپ کی ترقی مبارک ہو, آپ سارے حساب کتاب جو ہیں وہ کتاب میں صحیح کر لیں, لیکن عوام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ مزید باتیں بتاتے ہیں تو پھر پیچھے کی طرف دل چاہتا ہے کہ اخبار میں جائیں. اخبار میں پیچھے کی طرف جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں وہ ریلوے کو 1.19 ارب کا خسارہ دے کے گئے, اور باقی جو فیڈرل کے ادارے ہیں اس میں 1.17 کروڑ کے خسارے ہیں. تو جب خسارے میں سب کچھ ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا کیا کر رہے ہیں. بجلی کا ذکر آپ نے کر دیا کہ 1.72% جو ہے پر یونٹ, وہ 2 روپیز انہوں نے جو ہے وہ بڑھا دیے پر یونٹ, گیس میں بڑھا دیا. تو عوام کو کیا ملا؟ ہاں یہ ضرور ہوا کہ دواؤں کی قیمت جب بڑھی تو عامر کیانی منسٹری سے نکل کے پارٹی میں اچھی پوزیشن پر آ گئے. جب زمینیں زیادہ قبضہ ہوئیں تو علیم جو ہیں وہ تھوڑا سا بس وقت کاٹ کے نیب سے باہر نکل آئے. جب جو ہے چینی کے بہت زیادہ مسئلے ہوئے تو عامر وہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کو جو ہے آپ نے گرفتار کسی چیز پہ نہیں کیا. ایف آئی اے کیا کر رہی ہے اس کے اوپر آپ نے اس پہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب کو بھی ایک لگا دے. پھر اگر آٹا مہنگا ہوا تو خسرو بختیار کی آپ نے وزارت بدل دی آٹا مہنگا ہونے پر. رنگ روڈ پہ آپ نے زلفی بخاری سے ساری چیزیں آگے ڈسکس کریں گے. آپ نے علیمہ باجی کو جو ہے وہ اچھی سلائی کرنے پہ آپ نے اس پہ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. لمبی چوڑی چارٹ شیٹ آپ کی آگے جا کے بھائی صاحب سے ڈسکس کروں گی. اچھا مائزہ صاحبہ, یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ روپیہ جو ہے مستحکم ہو رہا ہے, ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری کہیں نہیں آ رہی. لیکن گلہ ہمیں اپوزیشن سے بھی ہے تھوڑا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت ڈالر تو فلکچویٹ کر رہا ہے, ایک ہفتے زیادہ پھر کم, پھر زیادہ پھر کم. اچھا چہرہ صاحب اجازت دیجیے. اب جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی وفاق میں گورنمنٹ تھی اور بجلی کا سیویئر کرائسس تھا, تو میں یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب پنکھے لے کے مینار پاکستان پہ ایک سمبولک چیز نظر آتی تھی, یا فور دیٹ میٹر ریلیز جو ہیں وہ لیڈ کی جاتی تھی اگینسٹ لوڈ شیڈنگ. اس دفعہ میں کچھ نہیں نظر آیا. اس دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اگر عام آدمی یا تاجر برادری کہیں جا کے اگر کوئی مظاہرہ کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف, تو آپ اس میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں. وہ بھی سمبولک, آپ کا ایک ادھا بندہ کو جا کے جو ہے وہ وقت آپ کا شریک ہو جاتا ہے. اپوزیشن کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں اس پہ. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ, پہلے تو جو چیزیں میرے بھائی نے کہیں وہ کلیریفائی تو کر دی ہیں شیلا رضا صاحبہ نے, لیکن یہ جو 5.8 کی گروتھ ہم نے چھوڑ کے گئے تھے اس پہ اب انہوں نے 3.8 کا 3.9 کہہ رہے ہیں ہوئے گی. یہ شو آف کر رہے ہیں. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے اس کو کانٹرڈکٹ کر دیا, اور پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ 3.3 ہوئے گی اور 1.9 ہوئی. تو اس میں کتنی صداقت ہے, صداقت عباسی صاحب بتا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے پی ٹی آئی ریوائزڈ یہ نیگیٹو 0.4% نیگیٹو تھی یا 0.5% پر کیپٹل لاسٹ ایئر, اور پاکستان جو جی ڈی پی تھا, پاکستان جو کا ایک فرد جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور نیچے آتا جا رہا ہے 3% تک. تو اس ایئر جو ہے جو انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹ ہیں ان کے اپنے سرکاری اینالسٹ یا سرکاری ترجمان یا وہ تنخواہیں لینے والے ترجمان نہیں, جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ غریب ہوتے جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی سینسٹیو پرائز انڈیکس جو ہے 13% جو ہے وہ رائز کی, اس کے بعد 17% جو ہے مہنگائی بڑھی.
उसमें अभी आपको मुर्गी और उसकी कीमत, मुर्गी 500 की कीमत वॉज अनहर्ड ऑफ। तो अब जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बेसिक कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन जो लोगों की है, जो ये है कि मैंने और आपने अपने बच्चों को घर पे मेज़ पे टेबल पे चीज़ से खाने पीने की इशारा जो है वो ला के, वो चीज़ें जो हैं वो ला के रखनी है, वो लाना लेना मुश्किल हो गया है। इसको ये पीटीआई जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये जस्टिफिकेशन जो है, देखिए ना, अगर सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये फिगर बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऑपोजिशन नहीं, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये कहेंगे ये फिगर, लेकिन ये इस फिगर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि कंजम्पशन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब आपने कितने लोगों को जो है अनएम्प्लॉयड छोड़ दिया, आप उस पर आप आधा तो चलो कोविड पे डाल देंगे, लेकिन बाकी लोग क्यों कैसे अनएम्प्लॉयड हुए? आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो कंस्ट्रक्शन से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी, आपकी फिर भी जो है वो नेगेटिव जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह जो है इसको इस चीज़ को तो जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये तो परफॉर्मेंस 0/0 है। दूसरा जो आप कह रही हैं ऑपोजिशन के से ज़रा हाथ हटाए ना, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के ऊपर से हाथ हटाया है, और ज़रा उनको जो है वो सलाखों से बाहर निकालें और उनकी मीडिया ट्रायल्स बंद कर दें। 1 हफ्ता 2 हफ्ते ही हुए होंगे तो आप लोग जो है आपको बेताबी होगी। जब मरियम नवाज साहिबा आके बोलती थी हर रोज, तो फिर उस वक्त भी तेजी होती नहीं, वो तो आप लोग वो था कि एक आप चीज लेके चल रहे थे, ज्यादा ही लगता था कि कंसंट्रेशन अपनी मारिया, आपको याद है मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त हम, अगर आप वोट को इज्जत दो के बयानी की बात कर रही हैं, तो जब भी स्टेज पे आती थी तो हर चीज की महंगाई की बात करती थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती थी, चीनी की बात करती थी, आटा माफिया की बात करती थी। कोई आपने बाहर धरना पार्लियामेंट के हाँ नहीं, हमने 125 दिन का धरना नहीं दिया, पार्लियामेंट पे अटैक नहीं किया, आप आके कहते कि ये आम आदमी की जिंदगी, अगर आप शायद आम आदमी को लीड करते उस फ्रंट पे, तो आम आदमी भी आपके साथ होता कि यहाँ पे आम आदमी अभी भी पीएमएलएन के साथ है। आपने देखा है कि इलेक्शन में पीएमएलएन को क्यों वोट पड़ रहे हैं। आपकी बात आपकी मानती हूँ, लेकिन एज फार एज जो नैरेटिव है, जब मैं लाहौर में भी गई और सारा जो चल रहा था ऑपोजिशन की, वो ये क्या कहा जाता था, अपने केसेस हैं, अपनी चीजें हैं, महंगाई पे आप लोग उस तरह आवाज नहीं उठाते रहिए और गवर्नमेंट को टफ टाइम देते। आप बाहर धरना करते, पार्लियामेंट के बाहर धरना करते, जैसे शहबाज शरीफ साहब पंखे लेके बैठ जाते थे, हमजा साहब लीड करते थे, प्रोटेस्ट लीड करते थे, वो तो हमें नजर नहीं आया। हमजा साहब को निकले हुए कितनी देर हुई है, शहबाज साहब को निकले हुए पार्टी आपकी सारी मौजूद थी ना, सारी आपकी पार्टी मौजूद थी। जो आपकी हमारी सारी फ्रंट रोज थी वो जेल में थी, कितनी देर, कितना अर्सा, 2 साल आपने जो है लोगों को जेल में रखा। कितनी देर से बाहर है? नहीं देखिए, हम लोग धरने देने को भी तैयार हैं, हम लोग ऑपोजिशन, हम अब मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, मौसम नहीं, हम गर्मी में तैयार हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने, ये साउथ की बात करें तो साउथ पंजाब में एंड जून की गर्मी में जो है सेक्रेटेरिएट बना के भावलपुर में पंखे जो झीले थे, वो आपको याद है। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए अब हम लोग लीड करने को तैयार हैं। बात ये, आपको सवाल अभी फिलहाल ना अहल और नालायक हुकूमत के साथ करना चाहिए, लेकिन जब आप रोज सवाल देते हैं तो जवाब नहीं आता है। ऑपोजिशन नजर नहीं आती, ऑपोजिशन आपको हर जगह नजर आई इन द लास्ट 18 केसेस पे, अपने केसेस पे नहीं, अपने केसेस पे बिल्कुल नहीं थे। ब्रेक लेनी है, हम लोग वोट की इज्जत दो पे खड़े थे। जो एहतसाब का मंत्रा है, जिसकी तरफ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों ऑपोजिशन पार्टीज ने निशानदेही की है कि ये एक सिलेक्टिव एहतसाब या सिलेक्टिव ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, उसमें बात होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले कुछ दिनों से जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है और उनका जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, उसकी बातें जो है वो चर्चा उनका बहुत हो रहा है। आज फवाद चौधरी साहब ग्रुप से मिले और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं। जहाँ तक उनके कोर्ट केसेस का या मामलात का ताल्लुक है, वो जाहिर है कि वो एक कानूनी मामलात हैं, और ना ये वो कहेंगे कि उसको इस तरीके से जो है वो डील किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी को कोई रिलीफ दी जाए, ना वो तरीन साहब इसको मांगेंगे, और ना ही उसके ऊपर इमरान खान साहब की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो उनको जो है कुछ करेंगे। अब्बास साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ किसको कहते हैं? ये कहा जा रहा था कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, प्रेशर ग्रुप बाकायदा, जिसको आपकी पार्टी जो है वो कह रही थी जिस ग्रुप को, तो पीएम साहब ने मुलाकात कर ली। उसके बाद उन्होंने एक और धमकी दी तो सीएम साहब ने उनसे मुलाकात कर ली। उनके कहने पे जो एफआईए का जो इन्वेस्टिगेटिंग हेड था
डॉक्टर रिजवान उनको आपने हटा दिया, बैरिस्टर अली जफर साहब को आपने लगा दिया, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ पर किसे और कहते हैं? और अगर रिपोर्ट जिसका इतना चर्चा हो रहा है, बेशक कानून ने फैसला करना है, कोर्ट ने फैसला करना है, अगर उस रिपोर्ट में होगा ही कुछ नहीं, जिसके अभी से जो है वो लोगों ने शादियाने बजाने शुरू कर दी हैं इस बकौल आपकी पार्टी के प्रेशर ग्रुप के कि जी उसमें तो हमें जो भी हमें कबूल होगी और हमें पता है कि उसमें कुछ भी नहीं होगा और वगैरह वगैरह, तो जाहिर है फैसला तो उसी के बेसिस पे होगा। तो रिलीफ और किसको कहते हैं, अगर मुझे बता दें? डॉक्टर साहब पहले 2-3 जुमले, वो जो पिछली 5.6 की ग्रोथ की बातें होती हैं और 6 कुछ की ग्रोथ की बातें होती हैं, ज़रा थोड़ा सा मैं आपके चंद सेकंड दूंगा कि अगर आपकी ग्रोथ 5.8 है लेकिन आपका खसारा 20 अरब डॉलर का है, आपकी ग्रोथ 5.8 है और आपके रिज़र्व इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं कि जब हुकूमत आती है तो कुछ लोग कह रहे हैं फौरी IMF के पास जाएँ, और कुछ लोग हम लोग कहते थोड़ा देर से जाएँ। और ये नहीं, ग्रोथ अगर होती है तो ग्रोथ वो सस्टेनेबल तब होती है जब उस साथ खसारे ना हो। ये तो खुद अल्लाह का को फजल हुआ, वरना मुस्लिम लीग नून तो इस मुल्क को दिवालिया करके गई थी। अब रही बात कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, तो जब ये इतना बड़ा ख़जाना जो खाली था उसको भरने में वक्त लगा, अब इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ ही मिलेगा। लिहाजा ये जो एक महंगाई का फैक्टर है इंशाल्लाह इसको कम करेंगे, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सारी ठीक है। रही बात, अब जाहिर है हमें पॉलिटिकल माफिया से लड़ना था, हम लड़ रहे हैं। जब वज़ीर आज़म जो भी इंक्वायरी करते हैं उससे कोई अपने और कोई मुखालिफ नाराज़ होते हैं। हम तो तरीन साहब का अगर नाम आया शुगर कमीशन में तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो किसी के कहने पे नहीं शुरू की, इमरान खान ने शुरू की और इमरान खान ने कंक्लूड करनी है। ये इनसे पूछें जो आपके आगे पीछे बैठे हैं। ये पहले कहते थे जिस दिन तरीन साहब पे कार्रवाई होगी उस दिन हम मानेंगे एहतसाब बेलाग है। जिस दिन तरीन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ये सारे उल्टा उन्होंने आप पे कार्रवाई कर दी है, साथ लग बैठे और इनको उम्मीद आ गई जी, इनको उम्मीद लग गई कि हमारा लूट मार का दौर वापस आने वाला है। ये मेरी बहन कह रही थी कि मरियम साहिबा जो है वो पता नहीं जब बोलती हैं तो क्या होता है, हमें सलाखों से बाहर निकालें। भैया हमारे पैसे वापस करें, आपको सलाखों से बाहर निकाल देंगे। अभी नवाज शरीफ साहब के पता नहीं 11 करोड़ रुपए उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने चोरी करके रखी हुई थी वो सरकार जब्त हो गई है, बाकी भी आप देते जाएं और आपको छोड़ते जाएंगे। हमारा कोई आपसे ज़ाती झगड़ा नहीं है। आप पहले प्लेटलेट्स के बहाने करके भाग गए, अब आपको सर्जरी के बहाने करके ये बातें बड़ी दफा हो चुकी हैं। मैं नहीं कहती भाई साहब, मैं नहीं कहती कि क्या हुआ, किसने मेडिकल बोर्ड ने भेजा, क्या किया। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज़ वी हैव स्पोकन अबाउट दिस एंड टॉक्ड अबाउट दिस मेनी टाइम्स। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मुझे नो बिकॉज़ मैं फिर आपसे पूछूंगी ना, यास्मीन राशिद साहिबा ने वो देखा नहीं था, वो यास्मीन राशिद साहिबा ने नहीं देखा था और आप बात मेरा ख्याल है घुमा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर मर्जी का उनका जो है वो हेड लग जाता है, कयासराइयाँ हो रही हैं, कहा जा रहा है जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें हमें पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस है कि तरीन साहब के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होगी, तो रिलीफ और किसको कहते हैं? अगर क्विकली इसका जवाब देना चाहें फिर मैं चैला साहिबा की तरफ चली जाऊँ। मैं इस पे जवाब देता हूँ। आपने कहा कि हम वो बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सुनना नहीं, मैंने कहा मैं करना नहीं चाह रही हूँ कि आप पे फिर होगी ना मेरी आपकी लंबी बहस हो जाएगी। उसकी वजह है नहीं, सुने ना, जो उनकी वजह है, जो कहानी जहां तक जाती है आप उनका जिक्र करना किया करें। आप कहानी जहांगीर तरीन साहब को हमें लूट मार को NRO देने पे और शरीफ आज लंदन ना देने पे खत्म कर देना। अब आप आ जाएं जहांगीर तरीन पे भी आ जाएं, जिन्होंने 10-15 साल लूटा उनका तो नाम सुन लिया करें ना, इसहाक डार और नवाज शरीफ का। अब जहां तक आपने बात की, ये जो इंक्वायरी कमीशन था, ये पहले कहते थे कमीशन नहीं बनेगा, फिर आप लोग कहते थे रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर कहते थे रिपोर्ट आ गई तो जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा। जब नाम नहीं आ गया अब आप कहते हैं कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सारे मफरूज़े हैं इमरान खान के दौर में जो करप्शन नवाज शरीफ ने की या किसी हमारे ने की, सबको इंशाल्लाह उनका एहतसाब होगा। हाँ, मुल्क में अदालती निज़ाम है, बच जाते हैं अपने लोग अगर कहते हैं ना, सुनवा दें कि एहतसाब के हवाले से, शहजाद अकबर साहब के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, मुझे आप ये बता दें लोग क्या कहते हैं सर साहब का नाम सर, क्या अभी आपने क्या कैप्टन सफदर का एहसासों से एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस खत्म नहीं किया सर? अभी खत्म नहीं हो रहा। मुझे बता दीजिए ना, आपके अपने लोग कह रहे हैं हुदैबिया निकाल रहे हैं, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। मैं नहीं कह रही, आपके अपने लोग कह रहे हैं। या तो फिर उनको शो कॉज इश्यू कीजिए कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं। लॉपसाइडेड एहतसाब के लोग, लॉपसाइडेड एहतसाब की बातें आपके अपने लोग कह रहे हैं, आपके अपने लोग कह रहे हैं। अद्वियात का निकला केस क्या हुआ?
गैस का निकला केस, क्या हुआ, उनको नवाज दिया गया। कौन सा आप एहतसाब की बात करते हैं सर? अब तो पुराना हो गया, बस कर दे इस मंत्रा को। देखें, ये जो हमारे अपने बंदों की आपने बात की, जाहिर है वो सियासी बात थी, लोगों ने सियासी बातें की और अपने आप को उन्होंने कहा वजन बढ़ाने की कोशिश की। आमिर कियानी साहब, अगर वो दोबारा कहते महंगी हो गई, इमरान खान हमारा लीडर है, हम हुकूमत के साथ हैं, फिरदौस साहिबा ने कहा डाका पड़ा, आपने उनको नवाज के एक मिनिस्ट्री से दूसरी में लगा दिया। पेट्रोलियम आपने क्या किया सामने, तो वो तो चीजें सामने है सर। आप सुने जरा बारी बारी में जवाब दे दूं। एक आपने कहा कि आपके अपने बंदे कहते हैं कि एहतसाब नहीं होगा, और वो एहतसाब नहीं हो रहा। वो बंदे वो हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप साहब के बंदे थे, वो आज वो सारे बंदे वापस आ चले जी। मैं जरा शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ, क्योंकि भाई साहब ने तो इस वक्त मैंने मानू की रट जो है लगाई हुई है। आपने नाम लिया नदीम बाबर का, सुन लें जवाब तो सुनिए। जी क्विकली साहब और नदीम बाबर साहब पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। जब रिपोर्ट आएगी तो वो ये अगर जहांगीर, चले ठीक है सर, कुछ नहीं हुआ। महंगाई, अद्वियात में खुद ही महंगाई हो गई। फिरदौस साहिबा से फिर पूछिए उन्होंने क्यों कहा कि गैस में डाका पड़ा है। नदीम बाबर साहब ने क्या किया? फिर तो द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आप लोग कहते थे ना द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, द मैन एट द टॉप, दैट मींस ही इज रिस्पांसिबल। चले मैं जरा चलो ठीक है सर, ठीक है सबकी रिकवरी हुई है। मैं जरा शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। बाकी तो कैसे चल रहे हैं ना शैला साहिबा, ये तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब हो रहा है। कोई उन पे, आमिर कियानी पे आप अभी कह रही थी ना अद्वियात का, वो कह रहे हैं कुछ साबित ही नहीं हुआ। नदीम बाबर पे भी कुछ साबित नहीं हुआ, तो वो तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। महंगाई शायद कोई जिन कर गया यहाँ पे, या ये जो सारा कुछ करप्शन हुई है करके गया। मैं आपसे ही कह रही हूँ, डट के खड़ा है अब कप्तान। हर लोग खप गए जिन्होंने जो कुछ किया था, सब खप रहे हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब का केस FIA में है, हुकूमत के केस ये जो आया ये FIA में, अपोजिशन के नैब में होते हैं और गिरफ्तारियां होती हैं और उनमें ज़मानत नहीं होती, इसमें नहीं हो रही। किस कानून के तहत बैरिस्टर जफर को इन्होंने लगाया उसकी देखभाल के लिए? कुछ एक अब आप खामोश रहे ना अपनी बारी में। आपने जलेबियां बनाई हैं, इधर उधर की बातें की हैं, मुझे बात करने दे, टू द पॉइंट, ठीक है? ऐसे ही कुछ ऑफिसर हमें भी दे देते। 2 साल से ज्यादा खुर्शीद शाह साहब अंदर है, वो भी कुछ इंटरनल देख लेते। कोई आप हमें और दे देते, जो कि फालूदा तो आपने बना दिया हुकूमत की तमाम पॉलिसीज का, दाखिला पॉलिसीज का, इकोनॉमिक पॉलिसीज का, सबका आपने फालूदा बना दिया। और अब मसला यह है कि उसमें मिर्चें इतनी हो गई कि ठंडा होने के बावजूद आपसे खाया नहीं जा रहा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसा कोई ऑपोजिशन को भी अफसर दे देते, या फिर शाह महमूद कुरैशी की जबान बंद करा देते कि जिन्होंने कहा कि अब क्यों चीख रहे हैं जहांगीर तरीन, अब तो उनकी मर्जी के अफसर लगा दिए। तो ये तो डट के खड़ा है फिर कप्तान, इसका मतलब है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब के जो वसीम अकरम प्लस है उनके ऊपर जो है बड़ा नाराजगी थी। सारे जो नज़ीर चौहान से लेके लंगड़ियाल साहब, नवानी साहब सब बात कर रहे थे, वो किसी से मिलते नहीं थे, फिर उनको भी मिलना पड़ा। अब आप मुझे बताएं कि ये सारे वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठ कर आए, जो इलेक्टेबल हैं, क्या वो अपने हल्के में आइंदा इलेक्टेबल रहेंगे? इन जैसे नायल लोगों के साथ खड़े होके जो किसी भी हल्के को कुछ नहीं दे सके, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं। उनकी बात क्या थी कि हमें डेवलपमेंट बजट दिया जाए। उनकी बात थी हमारी मर्जी के ट्रांसफर, पोस्टिंग, FIRs जो हो रही थी कुछ इस तरह की। पंजाब में जो फैशन है, जहाँ का वो कल्चर भी है वहाँ का, कि ऑपोजिशन पे हमेशा FIR होती हैं, तो ये भी उसी को लेकर चल रहे हैं। तो वो सब मानी गई हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बात को सुना है उन्होंने, बोजदार साहब ने, और कहा हाँ गलती हो गई और अब हमें डेवलपमेंट बजट मिलेगा। पहली बात तो ये कि डट के खड़े कप्तान साहब किन के सामने, जिनके लिए उनका इरशाद
یاد تھا کہ آزاد اس لیے جیتتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی بات منوا سکیں اور اپنے حساب سے اپنی بولی لگوائیں, تو ان کے سامنے وہ اس طرح کھڑے ہو گئے. اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ میں ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں دوں گا. سینٹ کے وقت انہوں نے اعلان کیا 50 کروڑ کا, اور اب ان کے سامنے پھر جو ہے یہ ہو گیا کہ ہاں آپ کو بجٹ دیا جائے گا. تو ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان, اپنی بات پہ قائم ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے سامنے اس میں شامل ہوئے لوگ, اس کے الیکٹیبل لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کیسے الیکٹیبل رہیں گے, زیرو کارکردگی ہے تمہاری. تو یہ جو صبح کے اخبار میں اتنی بڑی انہوں نے لیڈ لگوا دی ہے, آج لگی تھی کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ بلی, ہم لوگ بلیاں نہیں ہیں کہ آپ ہمیں خواب دکھائیں چیچڑوں کے, چپ رہیں, اپنی باری میں بولیں. اور سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے, کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صرف یہ خوش رہیں, ان کے لیے ساری خوشیاں ہیں, چاہے رنگ روڈ میں ہوں, چاہے پولیو ویکسین میں ہوں, چاہے پنجاب کی زمین میں ہوں, چاہے دواؤں میں ہوں, چاہے گیس کے بل میں ہوں, چاہے بجلی میں ہوں, چاہے کسی میں ہوں. باقی عوام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور کشمیر کے لیے بھی ان کا وہی پرانا بیان ہے کہ ہم کھڑے ہوئے, جیسے کشمیر کے لیے آدھے گھنٹے کھڑے ہوئے تھے, آدھے گھنٹے کھڑے ہونے سے تو ٹانگیں بھی نہیں دکھتی. چلے صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. پروڈیوسر صاحب, ذرا جو ابھی رپورٹ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی, اس پہ جو یہ گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے, ذرا وہ سنوا دیں, مائزہ سے پوچھوں اور پھر آگے ہم بریک کی طرف جائیں گے. جس طرح سے ہمارے گھر کے اندر چھوٹے موٹے گلے شکے آج کلیئر ہو گئے, یہاں اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہو گئی فواد چوہی صاحب سے بھی اور عامر کیانی صاحب سے بھی کہ ہم جے کی ٹی صاحب کی جو علی ظفر صاحب نے رپورٹ بنائی ہے وہ کم از کم پبلک ضرور کریں, تاکہ اس کے اندر سب کو پتہ چلے کہ وہ رپورٹ کیا ہے. جو بھی رپورٹ ہوگی ہم اس کو تن من دھن کے ساتھ قبول کریں گے. کیا وجہ آپ کا خیال ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے, یہ وہ جو سو کالڈ پریشر گروپ ہے وہ کہہ رہے ریلیز کریں, گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کر رہی, کیا اب وہ رپورٹ بنانے والے بھی یہ ہیں اور رپورٹ کو ٹھیک کرنے والے بھی ہیں, رپورٹ کو خراب کرنے والے بھی ہیں. یہ ٹھیک کر کے رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دیں گے. اب ان کی نیگوسیشنز میرا خیال ہے یا فائنل اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں. جو یہ وجہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پورا پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سرخ لو ہو کے اس میں آبویسلی جی آپ کو رزلٹ کا پتہ ہو تو پھر آپ کو پتہ آپ نے امتحان میں چیٹنگ کی ہے اور آپ نے دبا کے چیٹنگ کی ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ رزلٹ آپ کا جو ہے وہ پورے نمبر فل آئیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو آپ کے سامنے ہے, پاس نہیں جی, فرسٹ آ جائیں گے. تو ایک نمبر تو ابھی ایک جو آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے جب یہ پریشر گروپ جو جس کی شیلا صاحبہ بات کر رہی تھی جہاز میں آتا تھا, تو وہ 2 دن پہلے آپ کے ہی پروگرام, سارے پروگرامز پہ آ کے جو پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, آج ان کی باتیں کیوں بدل گئی ہیں؟ کسی وجہ سے بدلی گئی, کچھ نہیں بدلی گئی, ایک تو پورا کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ خیر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتی, پھر کہیں گے پری پول ریگنگ ہوگی. بات یہ دیکھیں وہ یہ انہیں پتہ ہے جی این آر او ہمیں مل گیا ہے, ہماری مرضی کے کام ہمارے ہو جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا جو انہوں نے اسکیم کرنے کی کوشش کی ریسنٹلی وہ یہ تھی ماریا کہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے ایک بل پاس کرایا چھپ کے, وہ تھا پنجاب شوگر مل ایکٹ, جس کے اندر انہوں نے نہ وہ بل کو فلوٹ کیا, نہ اس بل کو جو ہے وہ صرف انٹروڈیوس کرایا اور 5 منٹ میں اس کو پاس کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 4-5 شکیں ایسی ہیں جس میں جو فیور میں جاتی ہیں ان شوگر مل مافیا کے جو سارے اونرز ہیں. اس میں یہ تھا, اس میں ماریہ میں بتا دوں, اس میں یہ تھا کہ 6-7 مہینے آپ جو ہے کسان کو جو ہے پیمنٹ 6-7 مہینے تک اس کی روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچے نا کہ ایک یہ پنجاب اسمبلی ہے یا یہ بادشاہت ہے کہ ایک آرڈر آیا اور اس کو جو ہے پاس کر دیا. بھائی 1 منٹ چپ کر جائے نا, وہی بزدار صاحب نے واپس لیا, ان کا ٹویٹ پڑھ لیں. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ اس حد تک نیچے گر جائیں, جب آپ پنجاب اسمبلی میں لا لانا چاہیں یا امینڈمنٹ لانا چاہیں, اس کے وہ بھی چوری کے تھرو لائیں, اور آپ کی شوگر مافیا ہو اور رنگ روڈ مافیا ہو. اب مجھے بتائیں کہ اس میں وہ کووڈ کا جو اب ریسنٹ وہ جو اسکیم نکلا ہے اس میں آپ کے سامنے ہی ہے اسکیم نکل رہا ہے اور حکومتی وزراء اور حکومتی نمائندگان جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, لیکن کرپشن بھی نہیں ہو رہی اور اکراس دا بورڈ احتساب بھی ہو رہا ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد آج کے دن 1 سال پہلے
जो PK 8303 का जो सानिया पेश आया था उस पर बात करेंगे, उसमें क्या हो रहा है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज PK 8303 फ्लाइट हादसे की पहली बरसी है। हादसे की वजूहात जानने के मुताल्लिक कोई ठोस इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने अब तक नहीं आ सकी है, और ना ही PK 8303 हादसे में जो शहीद होने वाले लोग हैं उनके लवाहिकीन को कोई भी जो है वो इंसाफ मिला है। कॉम्पनसेशन की अगर बात की जाए तो ऐलान किए गए कॉम्पनसेशन की, लेकिन अभी तक रकम कोई अदा नहीं की गई। लवाहिकीन को मुआवजा मिलना तो एक तरफ, इस रकम की जो अदायगी है इसके लिए भी जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है वो एक अलग दास्तान है। PI इंतज़ामिया RDA साइन करवाने के नाम पर धौंस और धमकियों पर उतरी हुई है। हुकूमत इस मामले पर लाताल्लुक नज़र आ रही है, और कुछ महीने पहले हमने देखा कि गवर्नर सिंध ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार PI और मुतल्लिका इदारों को बुलवा कर मामले के हल की जो है वो कोशिश की, लेकिन PI के आगे उनकी भी नहीं चल सकी। मामले का एक तल्ख रुख ये भी है कि ना वफाकी हुकूमत और ना ही सूबाई हुकूमत और ना ही किसी अपोजिशन जमात ने मुतासरीन के इस मसले पर कोई भी आवाज़ उठाई है। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ फारूकी साहब, जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स, एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 फैमिली मेंबर्स, जिनमें 3 बच्चे, उनकी अहलिया, 4 फैमिली मेंबर्स इस हादसे में जो है वो उन्होंने खोए हैं, वो शहीद हुए हैं। उनसे इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो बात करेंगे कि हो क्या रहा है। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। 1 साल हो गया, यकीनन आपके लिए बहुत एक मुश्किल साल जो है ये गुजरा है। जो लोग हमें इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं, इस पूरे साल में आप किस प्रोसेस से जो है वो गुजरे हैं, और स्पेशली उन लोगों की भी बात कीजिएगा, क्योंकि आपसे जब भी बात हुई है तो हमें ये पता है कि अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल, आपको वो माली मावनत जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के जो सोल ब्रेड अर्नर्स हैं उनको उन्होंने खोया है, और उनको किस मुश्किलात से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है मारिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच हम न्यूज़ फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे अक्सर मीडिया वाले ये टॉपिक को छेड़ते नहीं है। अल्लाह वालों क्यों नहीं छेड़ते, लेकिन छेड़ना चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन अ रियली पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। बार बार आप जितने आप फैमिलीज देख रहे हैं, दे आर, आप ठीक है, यू आर राइट, आई एम नॉट दैट, क्या कहते हैं, आई एम नॉट दैट रिच, ठीक है ना, आई एम अ लोअर मिडिल क्लास गाय। आगे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि लोअर उसके तबके के अंदर आते हैं, लेकिन वो भी प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए हैं। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, यू सीन द फुटेजेस, वो क्या कर रहे हैं, अभी उनकी उम्रें देखें आप, ठीक है, उनकी मजबूरियां देखें, वो बेचारे क्या कर रहे हैं। सिस्टम, वी डोंट वांट दिस टू बी हैपनिंग टू एनीबॉडी एल्स। ना ये इस तरह की बात कौन कर रहा होगा, वो बंदा जो इस चीज से गुजरा है। खुदा ना खास्ता अगर एक और प्लेन गिरता है तो इसी तरह बेचारे जो लोग हैं उनको खुद जाके पहले बॉडीज देखना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप पे तस्वीरें दिखाएंगे। अंदाजा लगाएं कि बंदा कितना ट्रॉमेटाइज होता है। कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं, देन यू हैव टू लाइक गो लुक फॉर इट, और आपको फिजिकली बॉडी दिखा रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। मुहज़्ज़ब माशरा है। डीएनए अभी प्रूफ पॉजिटिव हो चुका है कि पंजाब फोरेंसिक से हो सकता है, तो अभी मैकेनिज्म क्यों नहीं बन सकता फॉर एनी डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा कहते हैं फारूकी साहब जरा ये बताइए, जो इस वक्त मसला RDA आ रहा है, जो रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट है, उसके हवाले से ज़रा बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, दिस इज़ लाइक अबाउट 3 months ago, उसके बाद आपकी मुलाकातें भी हुई गवर्नर सिंध से। क्या वो फोटो ऑप्स थे सिर्फ, उसके बाद कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ उसके बाद? फोटो ऑप्स नहीं थे, वाज अ डिबैकल। अब ये लोग इतने जोन में आ चुके हैं ना, इतने बड़े बड़े इदारे हो चुके हैं, दे थॉट कि जो फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, दे डोंट नो देयर स्टफ। जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी गवर्नर की, अंदाजा लगाएं कि उस टाइम तक 20 लोगों को करोड़ करोड़ रुपए दे चुके थे, इंक्लूडिंग द सर्वाइवर्स। जिस टाइम पे हम लोग जाके वहां उन इदारों से पूछेंगे करोड़ रुपए कहां से आए, दे डिड नॉट नो। वो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे। गवर्नर साहब खुद परेशान हो गए थे, कहते हैं आपको पता नहीं है पैसे कहां से आए। NICL कहता नहीं 50 लाख हम लोग दिए, PI कहता नहीं वो पैसे कहीं और से आए। नोबडी न्यू कि करोड़ रुपए कौन दे रहा है। मैं जरा अब्बास साहब से जरा पूछ लूं, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट इनकी है। अब्बास साहब, ये क्या बात है कि जो रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे तो लवाहिकीन को पैसे मिलेंगे। अब एक खातून है मिसेस जो अलमास है, मिसेस अलमास जो वालदा हैं नीलम बरकत अली की, जो इस हादसे में चली गई, एंड शी वाज द सोल ब्रेड विनर ऑफ हर फैमिली। अब वो
चक्कर काट रही हैं और ये कहा जा रहा है रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक हम आपको पैसे रिलीज नहीं करेंगे। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि बाद में अगर जब रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि कौन XYZ जो है इसमें मुलव्विस था, उसका कसूर था, तो आप उसको सू नहीं कर सकते, कुछ आप क्लेम नहीं कर सकते, कोई आपके राइट्स नहीं है। ये क्या है? ये किस किस्म का कानून है? क्यों आप प्रेशराइज कर रहे हैं? PI पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में इस सारे इशू को उठाया, और मैं फारूकी साहब को भी पूरा यकीन दिलाता हूँ। मैं ज़रा पूरी तरह अपडेटेड नहीं हूँ इनके सारे प्रोसेस से, और मुझे नहीं पता था कि इस प्रोग्राम पे इस पे बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि फारूकी साहब इसके बाद अगर मेरे से बात कर लें, फिर जिस अथॉरिटी से बात करानी है हम इनकी मदद भी करें, और ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको ऐसे आए बाएं शाई नहीं करना चाह रहा। चले मैं चाहती हूँ, मैं जो ये बातें कर रहे हैं, आई नो योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस। मुझे सिर्फ जरा फारूकी साहब से पूछना है, फारूक साहब आप क्या समझते हैं कि कौन से, आप किससे बात करेंगे तो मामला हल हो सकेंगे? भाई साहब से पूछ लेते हैं अगर वो कुछ इसमें मावनत कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं इसमें? वजीर हवाबाजी किससे आप समझते हैं? नहीं, हवाबाजी से नहीं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, प्रेसिडेंट से नहीं। आप लोग खुद देखेंगे पूरा 1 साल हो गया तो एक बंदा सामने नहीं आया, ठीक है? तो आई विल हैव टू टॉक टू द आर्मी चीफ। उनके अलावा किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, बट इट इज समथिंग बिग। इट इज ऑल लिंक्ड विद द इंश्योरेंस फ्रॉड, और पता नहीं पीछे क्या क्या होता रहा है। एविएशन इज इन अ मेस। somebody has to take control of it, and now आप लोग खुद देखें कि अभी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो भाई साहब आप क्या जी भाई साहब फारूकी थोड़ा रुकिएगा। नहीं देखिए, मैंने पूरी तरह इनकी बात की सपोर्ट की थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी अब सियासी बातें करना शुरू हो गए। अगर ये कहें तो मैं गवर्नर साहब से बात कर सकता हूँ, इनको जो इनका प्रोसेस है उसमें पूरी तरह इनको करके अगले दिन हम प्रोग्राम में टीवी पे आ सकते हैं। अगर ये कहें तो वजीर आवाबाजी से इनकी मैं मुलाकात करवा सकता हूँ, इनसे बात करवा सकता हूँ। लेकिन अगर ये जो बातें कर रहे हैं इस तरह की सियासी बातों का, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने इनकी सारी बात को एंडोर्स किया, मैंने कहा ये ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हमदर्दी हो गई, लेकिन ये अब बात करें फिर अब आर्मी चीफ से, तो मैं तो इनकी बात नहीं करा सकता। नहीं, अगर मसला हल कराना है तो फिर तो और बात है। भाई साहब आप बताइए ना, आप बताइए भाई साहब, मैं अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम रख लेती हूँ। भाई साहब कमिटमेंट मुझे दें, भाई साहब मुझे कमिटमेंट दें कि अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम रखती हूँ। आप क्या करेंगे इस पे इन द मीनवाइल? देखिए, मेरे पास इसकी, मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास अपडेट नहीं है। मैं इमरान इस्माइल साहब से बात कर लूंगा इस हवाले से, और उनके पास जो लेटेस्ट अपडेट होगी, और किसी जगह जाहिर है सारे लोग देख सकते हैं, सब लोग बच्चों वाले हैं, बहन भाइयों वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम भाई साहब, लेकिन इस मसले को हम बहुत देर से उठा रहे हैं। इंश्योरेंस का मसला है, गालिबन जो इंश्योरेंस लवाहिकीन को दी जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इंश्योरेंस PIA को मिलती है। असल मसला इंश्योरेंस का है, जिसकी वजह से लवाहिकीन को कभी फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, जितनी हमारी कोशिश है, जितना हम कर सकते हैं, इस मसले को दोबारा उठाएंगे। भाई साहब अगले हफ्ते हम आपको फिर जो है वो मदऊ करेंगे इस प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे कि ये मसला किसी तरह हल तरफ जो है वो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माया साहिबा, शैला साहिबा, भाई साहब, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।